चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली में सरकार बनाने के लिए राजनीतिक हलचल तेज है। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों में अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से सहयोगियों को साधने की रणनीति भी बनाई जा रही है। पूरी खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बीजेपी और सहयोगी दलों में बैठकों के दौर पे दौर हो रहे हैं, क्या अपडेट है दिल्ली से इस वक्त? बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, इनके घर सुबह 11 बजे से बैठक हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े केंद्रीय मंत्री जो हैं, बड़े नेता अश्विनी वैष्णव जैसे तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। BL संतोष हैं यहाँ पर पार्टी के, और तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। और सुबह से ही इसी बात पर मंथन चल रहा है कि जो गठबंधन के सहयोगी आ रहे हैं, JDU TMC, उनकी मांगों को किस तरह से किया जाए, किस तरह से अकोमोडेट किया जाए, और साथ ही साथ जो फार्मूला क्या हो कैबिनेट का विस्तार का, कैबिनेट के बनाने का जो फार्मूला है, फार्मूला क्या हो सकता है, इन्हीं सारे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और कोशिश की जा रही है कि जो सहयोगी दल हैं, उनके जो मांग है उनको किस तरह से इसमें शामिल किया जाए। और खास तौर से जो यहाँ पर सूत्रों के हिसाब से खबर निकल आ रही है कि जो बीजेपी है वो इस मांग पर चाहती है कि जो हैवी, जो एक तरह से कहें सिक्योरिटी से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है, इन तमाम जो बड़े मंत्रालय हैं, रक्षा, विदेश, होम, ये तमाम उनके पास रहे। और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर से, डेवलपमेंट से जुड़े हुए मंत्रालय हैं, खासतौर से रेलवे की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ट्रांसपोर्ट, ये सब भी बीजेपी के पास रहे। तो ये अभी कोशिश है इन सब शर्तों पर सहयोगियों को मनाने के लिए। और जैसा आपको पता है कि TDP ने मांग करी है कि उन्हें लोकसभा स्पीकर का पोस्ट चाहिए। इसके अलावा वो कई सारे 3 कैबिनेट मिनिस्टर मांग रहे हैं, MOS मांग रहे हैं, JDU की तरफ से भी इसी तरह की मांगे आ रही हैं। तो इन सब के मांगों पर और किस तरह से और फार्मूला निकाला जा रहा है कि 4 MPs पर 1 कैबिनेट पोर्टफोलियो दिया जाए, इस तरह की बातें यहाँ चल रही हैं। तरह तरह के ऑप्शन पर विचार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि बैठक जब खत्म होगी तो क्या उसका नतीजा निकल रहा है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक तौर पर इस पर बोलेगा नहीं, लेकिन जो सहयोगियों की डिमांड है और साथ ही साथ जो अपना एक तरह कुनबा है, उसको बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसमें कई सारे जो पार्टियां हैं जो अभी NDA में शामिल नहीं हैं, उनके साथ भी लगातार एक तरह से कहें संपर्क किया जा रहा है कि ये कहीं जो NDA का कुनबा है उसमें विस्तार हो। ठीक है आलोक, इधर शपथ ग्रहण की भी तैयारियां हो रही हैं। 9 तारीख बताया जा रहा है, हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं है। उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये माना जा रहा था कि 7 से 9 के बीच में ये राष्ट्रपति भवन को किया गया था। तो 9 तारीख को अब खबर आ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि 9 तारीख की शाम को 7:30 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह है राष्ट्रपति भवन में हो सकता है। और उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके लिए कई सारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों को भी इनवाइट किया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे फिल्मी हस्तियां और जो कारोबारी जगत के जो टॉप टाइकून्स हैं, उनको भी इसमें शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। तो इस तरह की बातें यहाँ चल रही हैं और माना जा रहा है कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह है 9 तारीख को शाम को 7:30 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा। और इसके लिए तैयारियां पूरी तरह चल रही हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि कल 11 बजे NDA की बैठक होगी, सांसदों की बैठक होगी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात होगी, वो तमाम चीजों पर चर्चा होने के बाद ही जो कल 11 बजे NDA की बैठक होगी, उसके बाद शाम तक ये एक तरह से दावा पेश किया जाएगा सरकार बनाने का। और उसके बाद ये अलग अलग खेमों में भी जो बातचीत चल रही है, JDU के साथ भी बातचीत चल रही है, उन सभी को साथ लेकर राष्ट्रपति भवन शपथ ग्रहण सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए बीजेपी की तरफ से आगे कदम बढ़ाया जाएगा। जी, तो इस बीच आलोक, TDP, JDU दोनों ही खेमों में भी हलचल है। ये पता लग रहा है कि एक लिस्ट उनके पास भी तैयार है कि क्या उन्हें मांगना है। इस पर क्या अपडेट है? क्या कोई फॉर्मूला है या क्या, किस तरीके से ये अपनी डिमांड रखेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे आज सुबह ही से ही JDU में भी बैठक हो रही है। JDU में जो तमाम जितने भी जीते हुए सांसद थे उनको यहाँ दिल्ली बुलाया गया और उनके साथ नीतीश कुमार जो कि JDU के सुप्रीमो हैं, उनके साथ बैठक हुई। और बैठक के बाद तरह तरह की चीजें निकल के आ रही हैं।
पहले ही ये बताया जा रहा था कि उनको कैबिनेट पोर्टफोलियो एमओएस चाहिए, साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर की भी बात की जा रही थी, डिमांड की जा रही थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक ऐसा कोई जेडीयू की तरफ से नहीं आया है और ये भी कहा जा रहा था कि ये अभी जेडीयू जो है बिना एक तरह से कहें कि बिना शर्त के कोई समर्थन करेगी, ये भी बात कही जा रही है। लेकिन डिमांड्स अलग अलग तरीकों से आ रही है। जैसे कि आपको बता दूं कि जो बीजेपी की पॉलिसी है, चाहे वो अग्निवीर स्कीम है, चाहे वन नेशन और है, इसके अलावा जो कई सारी स्कीमें हैं, यूसीसी है, इन सब चीजों पर एक तरह से सहमति बनानी है। और जो जेडीयू खेमे से बातचीत चल आ रही है उसमें ये बात कही जा रही है कि यूसीसी पे यूनिवर्सल जो सिविल कोड है उस पर भी कंसेंसस बनाने की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन पर उनका सपोर्ट है। रही बात अग्निवीर की, तो अग्निवीर पे ये कहा जा रहा है कि ये स्कीम ठीक नहीं, इसको रिव्यू करना चाहिए या इसको बदल देना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो जेडीयू के खेमे से आ रही हैं, आधिकारिक तौर पर आ रही हैं। वहीं टीडीपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर का पद उन्हें चाहिए और उनकी तरफ से भी कई सारे जो हैवीवेट कैबिनेट पोर्टफोलियो की डिमांड की जा रही है। तो इस तरह की डिमांड है और जाहिर सी बात है कि जब इस तरह का मौका होता है, माहौल होता है, तो अलग अलग पार्टियां जो साथ सहयोगी पार्टियां भी होती हैं वो अलग अलग तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाती हैं ताकि जो नेगोशिएशन हो, टफ बार्गेनिंग की जाए। जो भी सरकार बन रही है उसमें अपने ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट बर्थ और जो एक तरह से की पोर्टफोलियो जो है वो हासिल किया जाए। तो इस तरह की ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स लगातार चल रही है दोनों पार्टियों की तरफ से। हालांकि दोनों पार्टियों ने कहा है कि वो एनडीए के साथ ही हैं, वो कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो लिहाजा जो एनडीए का जो कुनबा है वो फिलहाल अभी एक तरह से कहें ठीक ठाक दिख रहा है, उसमें कोई अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और कुल मिलाकर बिल्कुल ये तय है कि अब आने वाले दिनों में अब 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके बाद देखना होगा कि किसको कितना पोर्टफोलियो मिलता है। अभी बार्गेनिंग और हार्ड बार्गेनिंग का सिलसिला चल रहा है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो काफी कुछ हो रहा है दिल्ली में इस वक्त, चाहे एनडीए हो, उसके घटक दल हों, बहुत कुछ। और इस बीच शपथ ग्रहण की तारीख की भी बातें हो रही, 9 जून को हो सकता है, ये शाम को 7 बजे 7:30 बजे के आसपास। बहुत शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। एनडीए सरकार के गठन से पहले जेडीयू ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग तक कर डाली है। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू चाहती है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा की जाए। केसी त्यागी ये भी कह गए कि अग्निवीर योजना से मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगाया, जिसके बाद पार्टी के अंदर भी संग्राम सा छिड़ा दिख रहा है। बीजेपी के नेता चुनाव में विश्वासघात और भीतरघात की चर्चाएं कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेता यूपी में हार पर अब जांच की भी मांग कर रहे हैं। हम कौन सी सीट कौन से कारण से हारे, और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भीतरघात किया है तो वो पार्टी के साथ तो विश्वास खून पसीना एक कर रहे थे और उनके इस फैसले को भी लोगों ने न स्वीकार करके और ये तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया ऐसे लोगों ने, और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। माननीय मोदी जी को पूरा आशीर्वाद न मिलना ये समीक्षा का विषय है, पार्टी समीक्षा करेगी। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व और हम स्वयं समीक्षा करेंगे कि कमी कहाँ रहेगी, हमसे कहाँ गलती हुई, जनता का दिल हमको नहीं पाएगा। आगे रणजीत लोग भी तो नफर होकर बोल रहे हैं कि भीतरघात हुई। अब जो क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, 80 लोकसभा, हमारा इरादा था, हमारा मानना था कि 80 की लोकसभा सीट जीतेंगे। लेकिन अगर शादी नरेंद्र मोदी कह रही भीतरघात हुआ तो नकार ही नहीं जा सकता, हुआ होगा। चुनाव नतीजों के बाद यूपी की फैजाबाद सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है। फैजाबाद सीट में ही अयोध्या आती है। यह भव्य राम मंदिर के निर्माण के बावजूद बीजेपी की करारी हार हुई। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 वोटों से हरा दिया। जीत के बाद उन्होंने बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर राजनीति किया है।
व्यापार किया और झूठ मूठ कर राम को लाने का पाखंड जिताया है। राम तो भाई पहले आ गए हैं, राम को कोई लाया नहीं। राम तो सबके उसमें है, हमारे दिल में भी, आपके सब में है। तो ये राम को लाने वाले कैसे हो सकते? उन्होंने जो भी कहा था अपना चुनाव घोषणा पत्र में या जो भी अपने मन की बात में कहा था, सारी बात तो झूठी हो गई। अब क्या कहेंगे? अब उनके कहने पर इस प्रदेश और देश की जनता इतबार नहीं करेगी। तो यूपी में बीजेपी को आखिर क्यों लगा जोर का झटका, और क्या राम मंदिर का मुद्दा हो गया फेल? आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जनादेश आज का देखेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश कहां आ चुकी बीजेपी पर होगी बात। अब बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी करीब आज 1% की तेजी पर बंद हुए। सेंसेक्स 692 अंक तो निफ्टी 201 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने रियल्टी, पीएससी और आईटी शेयरों में देखी। वहीं एफएमसीजी, फार्मा इंडेक्स में आज दबाव देखा गया। मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी का कहना है कि कोई भी सरकार बने, डिफेंस सेक्टर पर फोकस हमेशा रहता है। मेहरबून ईरानी के मुताबिक बीईएल, कोचिन, शिपयार्ड जैसे शेयरों में पैसा बन सकता है। कि डिफेंस स्टॉक्स वर एट एबनॉर्मली हाई वैल्यूएशंस, एबनॉर्मली हाई। वहां से थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए, वैल्यूएशंस जरूर हुआ है। तो 5,000 का 4,000 स्टॉक, आई वाज रेफरिंग टू वन ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स ओनली। तो इसमें मेरा टॉप बैट रहेगा मस्काउंट डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। दिस वुड बी माय टॉप 5 बैट्स। ये सारे स्टॉक्स इतने बढ़ गए थे कि आज 300, 305, 310 सीट के साथ बीजेपी गवर्नमेंट सरकार बनाती है विद देयर ओन 310 सीट्स। आई वुड से दे शुड नॉट हैव अ डिक्लाइन बियॉन्ड अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स। बाजार की नजर आज सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियों पर रही। सरकारी कंपनियों में आज जोरदार तेजी रही। क्यों दौड़ रही हैं सरकारी कंपनियां, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। देखिए, क्लियरली मैंडेट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसके अलावा काफ़ी सारी खबरें भी हैं। अगर हम बात करें बीएचईएल की, तो कल पोस्ट मार्केट आज कंपनी ने 7,000 करोड़ रुपए के नए पावर सेक्टर के ऑर्डर्स अनाउंस किए, जहां 3,500 करोड़ का अदानी ग्रुप का ऑर्डर और इसके अलावा मिर्जापुर से भी इनको एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा, जिसके बाद शेयर में 15% तक की इंट्राडे तेजी देखी गई। स्टॉक हालांकि लगभग 9% ऊपर सेटल होता हुआ दिखाई पड़ा। एनबीसीसी, यहां भी अगर आप देखें तो लगभग 490 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स आपको कंपनी ने अनाउंस करते हुए देखे और इस अनाउंसमेंट के बाद शेयर में लगभग 5 से 7% की इंट्राडे तेजी देखी गई। आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, यहां भी लगभग 391 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को हाथ लगे हैं, जिसके बाद शेयर में आप 4-5% की अपटिक देख रहे थे इंट्राडे में। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहां भी अगर आप देखें तो बड़ा जो अनाउंसमेंट आया इसरो की तरफ से, इनके चीफ ने एक टेस्टिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया, जिसके बाद शेयर में 7-8% का फिर से एक बार तेजी का तड़का लगता हुआ नजर पड़ा। नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई। इसके तहत बाजार की नजर अब आगामी बजट और मॉनेटरी पॉलिसी पर है। बजट अभी दूर है, लेकिन कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान है। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे वक्त पर आ रही है जब बीजेपी कमजोर मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब सरकार के सामने रिफॉर्म्स और फिस्कल कंसोलिडेशन को बरकरार रखने की चुनौती होगी, तो सेंट्रल बैंक महंगाई पर काबू और मौजूदा ग्रोथ की तेज रफ्तार को बनाए रखने की कोशिश करेगा। सवाल यह है कि ट्रांजिशन के इस फेज में आरबीआई का रुख क्या रहेगा। इन सब सवालों पर सीएनबीसी आवाज एमपीसी में चर्चा हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा है। आशीष, एमपीसी में एक्सपर्ट्स की क्या राय रही है? क्या कोई बदलाव दरों में कल देखने को मिल सकता है? लास्ट टाइम आप लोगों को पता है ब्याज दरों में छेड़छाड़ हुई थी फरवरी 2023 में, जब 25 बेसिस पॉइंट से दरें बढ़ाई गई थी। 1.25 साल हो गए हैं, 7 पॉलिसीज निकल गई हैं, ब्याज दरें जस की तस खड़ी हुई हैं। ऐसे में इंटरेस्टिंग था तीनों के कमेंट्स। पहले मैंने, लेकिन जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था, मैंने सोचा इतने दिनों से हम लोग बाजार के तमाम दिग्गजों से बातचीत कर रहे हैं, एक ही जगह इस तरह के देश के जाने माने अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा उनसे भी जाना जाए। ये जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है, पहला सवाल मैंने इन सबसे पूछा था कि आपके अंदर का जो इकोनॉमिस्ट है, क्या आप वरीड है फिस्कल को लेकर? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशल स्टेट के पैकेजेस और शायद पॉपुलिज्म का डोज, पर कोई भी इकोनॉमिस्ट इस समय चिंतित नहीं है इस बात को लेकर। कोई फिस्कल को लेकर वरीड नहीं है और इनफैक्ट सबको कंफर्ट बहुत ज्यादा है आरबीआई के उस डिविडेंड डोल आउट के चलते।
अगला सवाल मेरा यह था कि क्या कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फीलिंग सीपन हो रही है, क्योंकि अभी अभी हमने जीडीपी के बढ़िया आंकड़े आते हुए देखे थे कि कहीं वो ग्रोथ मोमेंटम पे लगाम लगती हुई, ग्रोथ मोमेंटम ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा। दो ने माना था कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ मोमेंटम जस का तस रहेगा। एक अदिति जरूर कह रही थी हां ठंडा पड़ेगा, पर उनका कहना था वो वैसे ही फैक्टर इन कर रही थी FY24 के बाद FY25 की पहली छमाही ठंडी पड़ेगी, ना कि इलेक्शन वर्डिक्ट रिलेटेड कोई भी आउटकम है। फिर वो ब्रेड एंड बटर सवाल, भाई इस बार क्रेडिट पॉलिसी में एमपीसी क्या डिसाइड करेगा, ब्याज दरों में क्या स्टेटस के होगा या कोई बदलाव एक्सपेक्टेड है। सब के सब एक वॉइस में कह रहे हैं ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ इस बार आप एक्सपेक्ट मत करिए। तो मेरा बट ऑब्वियस अगला सवाल था फिर कि ब्याज दरों में कटौती फिर आप कब एंटिसिपेट कर रहे हो। भाई यहां से अब तो सिर्फ 3 एमपीसीज बची, क्रेडिट पॉलिसीज बची हुई हैं, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर की। शायद इस साल के लास्ट क्वार्टर, अक्टूबर से दिसंबर पीरियड में आप पहली ब्याज दरों में कटौती एक्सपेक्ट करें। अदिति थोड़ा सा पहले मान रही है अक्टूबर के आसपास, इसीलिए क्योंकि उनका मानना है अगर मॉनसून कंफर्टिंग हो गया तो हो सकता है आरबीआई उससे समय से पहले मूव कर जाए। फिर मेरा अगला सवाल था, इन सब से ही था, जब ब्याज दरों में छेड़छाड़ नहीं हो रही है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि दरें रिड्यूस होती हुई नजर आएंगी, तो क्या इस बार आप पॉलिसी स्टैंड में बदलाव एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से क्या आप न्यूट्रल की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। कोई नहीं कह रहा, वो स्टैंड भी जस का तस रहेगा, यानी ना दरें घटने वाली हैं ना स्टैंड में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। फिर बेसिक हाइजीन क्वेश्चंस, बढ़िया FY24 के जीडीपी परफॉर्मेंस के बाद FY25 के लिए अपवर्ड रिवीजन एक्सपेक्टेड है, कोई नहीं मानता, कोई बदलाव नहीं होगा जीडीपी के फोरकास्ट में। फिर अगला सवाल था महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस को लेकर, क्या आरबीआई उसमें टिंकरिंग करेगा। कोई नहीं मानता, सिर्फ सौगत भट्टाचार्य कह रहे हैं हाँ हो सकता है माइनर सी टिंकरिंग आए, और आई तब क्लैरिटी आएगी कि शायद दिसंबर में दरें घटती हुई नजर आएंगी। लास्ट सवाल सिर्फ कंफर्ट देने के लिए मैंने उनसे पूछा था, आप लोग इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर अभी भी उतने कॉन्फिडेंट हो या नहीं। मैंने असल में विकल्प पता है क्या दिए थे, बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा, एंड आई रिजर्व माय कमेंट। प्रोड्यूसर साहब ने एक ही जामा पहना दिया है, लेकिन सबका आंसर था बिल्कुल कॉन्फिडेंट है हमारी अर्थव्यवस्था डिरेल नहीं होगी, इकोनॉमी वैसे ही पटरी पे चलती नजर आएगी। चलिए, तो यहाँ फिलहाल उम्मीद नहीं कि कल किसी तरह का बदलाव हो ब्याज दरों में, मॉनेटरी पॉलिसी में। धन्यवाद आशीष। और यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार बताएंगे सुनीता विलियम्स का नया कारनामा कैसे रच दिया है उन्होंने एक बार फिर से इतिहास। वेलकम बैक, CNBC आवाज HDFC स्काई इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं, दूसरे स्टेट्स में चलते हैं। रत्नागिरी से लोकसभा चुनाव में जीतने वाले बीजेपी के नेता नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को जो 9 सीटें मिली हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं, ये शर्मनाक बात है। प्रीति सोमपुरा से खास बातचीत। ये जो चुनाव हुआ है और ठाकरे की कई सीट बढ़ गई है, जो नहीं भी, कुछ 5 भी नहीं आने वाली थी, 9 आई। मैं समझता हूँ मुस्लिम वोट एक गट्ठा उद्धव ठाकरे शिवसेना को मिला है। ये मैं समझता हूँ शिवसेना ओरिजिनल आइडियोलॉजी के खिलाफ ही हुआ है सब। बाला साहब कभी कोई जीत के लिए, स्वार्थ के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हिंदुत्व, मराठी आदमी, इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने किया, ये भी गद्दारी करके मुख्यमंत्री बना, इनका मेरिट कुछ नहीं है। राजनीति में उनको 5% कुछ मेरिट नहीं है। ना एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, ना राज्य का, स्टेट का बजट समझ में आता है, ना समस्या महाराष्ट्र की उन्हें मालूम, कुछ भी मालूम नहीं है। खाली गाली देना, दूसरे को क्रिटिसाइज करना, ये उनको आ रहा है। और आज का जो विजय है वो मुस्लिम वोट एक गट्टा मिलने से ये उनको 9 सीट मिले, और ये
उन्होंने जो गद्दारी की है पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ, उसका ही उनको बेनिफिट है। लेकिन इस पूरे चुनाव में ये देखा गया कि मुस्लिम, दलित और मराठा वोट जो है बीजेपी के खिलाफ हो गया। आप खुद मराठा है, मराठा नेता है, मराठा आरक्षण का फटका लगा, आपको लगता है? मराठा आरक्षण का फटका नहीं है, मगर मराठा समाज मराठवाड़े में इस बार बीजेपी के साथ नहीं दिखाई दिया। जो मैं जानकारी लिया है कि मराठा समाज बीजेपी के साथ, बीजेपी के उम्मीदवार को वोटिंग नहीं किया, इसलिए हमारी वहां हार हुई, ऐसा मैं समझता हूं। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को जल संकट मामले में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को दिल्ली में अतिरिक्त पानी देने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ने के निर्देश हैं और हरियाणा सरकार को भी पानी रिलीज करने के लिए सुविधा देने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। सुनीता ने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है। 58 साल की सुनीता ने फ्लोरिडा के कैप कैनावरल से नासा के अंतरिक्ष यात्री बैरी बुच विल्मोर के साथ बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल पर ये उड़ान भरी। इसके साथ ही दोनों ने बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले सदस्य वो बन गए हैं। इससे पहले सुनीता ने साल 2006-07 में और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर अपने मिशन के दौरान सबसे ज़्यादा 7 स्पेस वॉक्स और 50 घंटे 40 मिनट के स्पेस वॉक टाइम का रिकॉर्ड बनाया था। वर्कफोर्स में आज जेन ज़ी और मिलेनियल्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। डेलॉइट ने इनके वर्क प्लेस प्रेफरेंसेस पर एक बड़ा सर्वे किया है। तो क्या जॉब को लेकर सोचता है भारत का युवा? जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। जेन ज़ी, काम भी आराम भी। CNBC आवाज कमोडिटी गुरुकुल लेकर आया है 22 जून को होने वाले इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको कमोडिटी की हर छोटी बड़ी बारीकियां बताने जा रहे हैं। बाजार के टेक्निकल्स के साथ साथ बड़े ट्रेंड्स को पहचानने के तरीके भी यहां बताए जाएंगे। ये भी सिखाया जाएगा कि मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनके हिसाब से स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, निवेश में कितना जोखिम शामिल है, उसे मैनेज कैसे करते हैं, पोर्टफोलियो में कमोडिटी की कितनी जगह होनी चाहिए। एक्सपर्ट हर सवाल के जवाब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देंगे। इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए लॉग इन कीजिए hindi.cnbctv18.com/commodity गुरुकुल पर।